Hello everyone, myself is R.K. Patel and today is discussed about cell biology। तो हमारा जो चैप्टर है वो सेल है। सेल जो है वो 8th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास, 3 क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों क्लास का डिटेल जानकारी लेंगे, तीनों का यूजफुल है। 11th, 9th और 8th तीनों क्लास का यूजफुल है सेल। तो सब 8th क्लास में इस चैप्टर का नाम है, देखिए पहले लिखा हुआ है 8th क्लास में इस चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 9th क्लास में इसी चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और 11th क्लास में इसी चैप्टर का नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। तो 8th, 9th और 11th तीनों क्लास में सेल वही पढ़ना है। सेल का स्ट्रक्चर में सेल के अंदर क्या क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, राइबोसोम क्या होती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर होता है। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि सेल क्या है। तो व्हाट इज द सेल। सेल को सबसे पहले किसने देखा, सेल को कैसे देखा, सेल डेड होते हैं कि लिविंग होते हैं, वो कैसे डिसाइड किया, लिविंग को कौन सबसे पहले डिस्कवर किया, डेड सेल को सबसे पहले कौन डिस्कवर किया, वो सारा डिटेल जानकारी लेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होती है वो हम लोग यहाँ पे सारा देखेंगे। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल का बेसिक डिफिनेशन, सेल का डिस्कवरी कौन किया, लिविंग सेल का कौन किया, कहाँ से हुआ, और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल का फुल डिस्क्रिप्शन यानी फुल डिटेल जानकारी यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल चैप्टर है हमारा सेल। सेल मतलब होता है कोशिका, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका बोलते हैं। और क्लास 8, 9, 10 तीनों में हम लोग को पढ़ना है। तो व्हाट इज द सेल, सबसे पहला क्वेश्चन आया वो व्हाट इज द सेल। सेल क्या है, व्हाट इज द सेल, सेल क्या है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक लिविंग एंड स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर and functional unit of all living organism. Cell is the building block of living organism या building block of organism भी कह देते हैं। देखिए फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो सेल देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था इन 1665 फ्रॉम कॉर्क सेल। जो कॉर्क होती है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम बार्क या सेल वाल, बार्क या सेल वाला क्यूरिकस ओक ट्री। क्यूरिकस ओक ट्री होती है, उसका बार्क से हम लोग कॉर्क को प्राप्त करते हैं। विच आर एक्चुअली डेड सेल। जो कॉर्क है एक्चुअली वो डेड सेल है। तो रॉबर्ट हुक चांस डिस्कवर्ड, रॉबर्ट जो हुक जो थे वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से अचानक देख लिए कि लुक्स लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के तरह, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह। एक हनीकॉम्ब जो स्ट्रक्चर होती है वो उसमें जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें वेरी लिटिल छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं और उसके सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो बहुत सारा कंपार्टमेंट, तो उसी तरह का हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इस तरह से देखा। यह हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें अंदर उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सिर्फ देखे। और ये देखा गया सेल्फ डिफाइनिंग, सेल्फ डिजाइन जो किए थे माइक्रोस्कोप यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास से उन्होंने देखा था। और कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट या बॉक्स, इसको कंपार्टमेंट या बॉक्स बोल दिए रॉबर्ट। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जितने भी एक सेल से बने होते हैं, यहाँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कर दीजिए। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गए, पैरामेशियम हो गया। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल होता है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एंड दूसरा क्या है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन लाइफ एंड एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर हम लोग किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्यों कह रहे हैं या कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, तो इसका सबसे पहला है क्यों इसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को या एक सेल को क्यों हम लोग बोल देते हैं ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और अगर उसमें परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म करता है, अगर उसके अंदर एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल
डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर उस सेल के अंदर कुछ भी कमी हो जाए तो उसे इंश्योर हम 100% गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। इसीलिए हम लोग हेंस सेल को हम लोग कह देते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप लाइफ भी कह सकते हैं। तो सेल जो होती है सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर, बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल यानी ओरिजिन सेम होगा, वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। जैसे आप सेल को एक ईंट के जैसा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल क्यों कहा गया, क्योंकि सेल को आप ईंट के जैसा कीजिए। हमारा बॉडी जो बना है वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से बना है। उसी तरह अगर हमको घर बनाना है तो सबसे पहले हमको ईंट लेना पड़ेगा, ईंट से जोड़ जोड़ के दीवार बनाना पड़ेगा, दीवार से रूम बनेगा, रूम के बाद पूरे घर बन जाएगा। तो ये इसी तरह जिक्र हम लोग करेंगे। तो सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ कहते हैं। और सबसे लार्जेस्ट सेल है, साइज में सबसे लार्जेस्ट, वो है ऑस्ट्रिच एग। सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा, जिसको हम लोग पीपीएल के नाम से भी जानते हैं, और सबसे लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो है ओवम, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म होता है। और ह्यूमन की बात करेगा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे और एक और बात ध्यान देना कि सबसे फास्ट ग्रोइंग, आपसे कभी पूछ दिया कि सबसे फास्ट डिवीजन कौन सा सेल में होता है, तो सबसे फास्ट डिवीजन जो होती है वो होती है लीवर सेल में। लीवर सेल का ग्रोथ जो होता है सबसे फास्ट रिजेनरेशन करता है, क्योंकि उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना पड़ता है, इसलिए बहुत तेजी से ग्रो होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा देखें कि सेल क्या है। तो सेल का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा गया था कॉर्क सेल से, और कॉर्क जो एक डेड सेल होती है, और उसको सिंपल डिजाइन या सिंपल माइक्रोस्कोप से देखे थे तो उनको सिर्फ दिखा था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक कंपार्टमेंट, लिटिल बहुत सारे मेनी कंपार्टमेंट उसके अंदर होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और उसके अंदर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ वेरी कंपार्टमेंट दिखाई दिया था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि वहां पे माइक्रोस्कोप बहुत लेस डेवलप थे, मतलब कुछ थोड़ा सा केवल मैग्नीफाइंग करता था, उतना मैग्नीफाइंग ग्लास उस टाइम के अथी में उपलब्ध नहीं था। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर्ड किए थे वो किए थे एंटोनी वॉन लीवनहोक इन 1674 के अराउंड फ्रॉम द पाउंड वाटर। जो पाउंड वाटर में जो है ऑल्गी बहुत सारे होते हैं, तो ऑल्गी से हम लोग सबसे पहले लिविंग सेल को हम लोग डिस्कवर्ड किए थे, वो देखे थे हाईली माइक्रोस्कोप, यानी कि 150 साल बाद के आसपास उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर्ड हुआ था, और उसमें देखे थे वो लोग पाउंड वाटर में जो अलगी होती है वहां से वो लोग दिए थे कि लिविंग सेल कैसे होते हैं। तो हम लोग आज अगला जो राउंड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो पहले इतना जानकारी हम लोग को लेना बहुत जरूरी था, और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए यहाँ पे कुछ स्मॉलेस्ट सेल है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं। और सबसे लार्जेस्ट साइज में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग, और जो लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वो न्यूरॉन होती है। और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, अगर आपको पूछ दे कि सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन में कौन होती है तो वो ओवम होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन वो स्पर्म होता है। वो दोनों गैमेट्स हैं। और जो सबसे फास्ट डिवाइडिंग सेल जो होती है वो होती है लीवर सेल, क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना पड़ता है, बहुत सारा वर्क एंजाइम हार्मोन बनाना पड़ता है। तो सबसे फास्ट ग्रोथ अगर होता है तो वो लीवर सेल होता है। अगर किसी वजह से लीवर कुछ वहां पे डैमेज हो जाता है तो सबसे पहले रिकवरी इसी का होता है। और फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवनहोक इन 1674 फ्रॉम द पाउंड वाटर। एंड पाउंड वाटर में अलगी को सबसे पहले देखा था। फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है अलगी का बाय एडवांस माइक्रोस्कोप के थ्रू। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवनहोक इन 1674 फ्रॉम पाउंड वाटर। आपको ये सब याद रखना है। पाउंड वाटर, फ्री लिविंग अलगी, पाउंड वाटर में जो होता है फ्री लिविंग अलगी, और बाय एडवांस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था। तो सबसे आपको पूछा सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, तो आपको बताया रॉबर्ट हुक। सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड डेड सेल रॉबर्ट हुक। अगर सबसे फर्स्ट
डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो एंटोनी वॉन लीनवॉइग। देखिए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसलिए कहलाता है क्योंकि एक ही सेल से उसका पूरी बॉडी का शेप बनाता है। इस पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है और सारा फंक्शन परफॉर्म करता है सिर्फ एक ही सेल, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। देखिए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा या पैरामीशियम। तो अमीबा या पैरामीशियम फुली एक ऑर्गेनिज्म है, फुल्ली एंड फ्लेडेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है। लेकिन वहां अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी भी एक यूनिसेल मतलब एक ही सेल से बना होता है और जो कि शेप अपना चेंज करते रहता है, लेकिन ये फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। डब्ल्यूबीसी सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप, लेकिन इट डज नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डब्ल्यूबीसी का नहीं होता है। यही अंतर है, अमीबा और पैरामीशियम में फुली फ्लेडेड ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड कार्पल्सस, जो ब्लड का एक पार्ट है, वो सिंगल सेल होती है और शेप अपना चेंज कर सकता है, लेकिन डज नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर बॉडी से इसे बाहर निकाल लें तो इसका अलग कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये हमारा जो सेल है, जैसे सेल एक सेल है, बहुत सारा सेल मिलकर एक सेल है, ये आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो बहुत सारा सेल मिलकर हमको टिश्यू बनाता है। इनकी ओरिजिन होता है सिमिलर होता है, तो टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू। बहुत सारा सेल सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती है। बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती है और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाती है। फुल बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनाती है। तो इस सेल को हम लोग ब्रिक्स के ईंटा के जैसा ब्रिक्स के रूप में हम लोग अति करेंगे। सेल है, ब्रिक्स ईंटा है, ये फिर वॉल है, दीवार। टिश्यू को हम लोग दीवार के जैसा, सेल है तो दीवार खड़ा कर रहे हैं। दीवार जब मिल के तो हमको रूम मिल जाएगा, रूम बन जाएगा, रूम बन जाएगा। और बहुत सारा रूम मिलकर घर बन जाएगा। बहुत सारा रूम मिलकर क्या बन जाएगा? घर। तो देखिए सेल जो है, सेल ब्रिक्स जैसा है एक, क्योंकि सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं, तो इसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ घर का क्या है? ईंट है। बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, लेकिन ओरिजिन इसका सिमिलर होता है। इसका ओरिजिन जो होता है सिमिलर होता है, ओरिजिन सिमिलर, और मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो बहुत सारा सेम टाइप का ईंटा बना के दीवार बना देते हैं। बहुत सारा टिश्यू बना के ऑर्गन बनाते हैं, तो बहुत सारा दीवार मिलकर रूम बन जाता है। बहुत सारा ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और बहुत सारा रूम मिलकर घर बन जाता है। तो यही है टिश्यू सेल का फंक्शन। सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे एंटोनी वॉन लीनवॉइग 1674 ईस्वी में। फ्रॉम द पाउंड वाटर, जो डेथ था वो किए थे कॉर्क सेल से। जो कॉर्क है बार्क या सेल वाल था, क्यूरिकस ओक ट्री का बार्क था जो कि डेड था, और उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा गया था तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता था, जो कि बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट थे और कंपार्टमेंट में और उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो ये हुआ हमारा कुछ डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोगों का वह स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल देखने जा रहे हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस होती है उसको हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। आइए पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स को हम लोग अब समझने जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल की सब डायग्राम हम लोग बनाते हैं, उसी में हम लोग समझेंगे कहाँ कहाँ पे कौन से ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म क्या होती है, ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होती है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनाते हैं। ये हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टैंडर्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये होती है माइक्रोविल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि अटैचमेंट और सेक्रेशन और
सरफेस एरिया को बढ़ाने में हमें हेल्प करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग है। ये है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरे कलर से हम लोग लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको और नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी इसे हम बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और जो फिंगर लाइन प्रोजेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविली। क्या है? ये माइक्रोविली है, माइक्रोविली या माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई जो है अटैचमेंट या सेक्रेशन या सरफेस एरिया को बढ़ाने में काम करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर कवरिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियस। बीच में सराउंडिंग होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। डबल वॉल्ड लेयर न्यूक्लियस होता है, डबल वॉल्ड। और बीच बीच में कुछ पोर्स होते हैं, गैप्स होती है। बीच बीच में क्या होती है? गैप्स होती है। और गैप्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और आउटर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनर वाले को बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हुआ न्यूक्लियस। क्या हुआ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होती है, एकदम डेंस होती है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि एक्टिवली राइबोसोम को सिंथेसिस करवाती है। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराती है, फिर एंजाइम सिंथेसिस होता है। इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिड। ये होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिड। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। और ये जो डेंस लाइक स्ट्रक्चर है ये है हमारा न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियोलस, जो कि एक्टिवली राइबोसोम को बनाता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। जो क्रोमेटिड है वो बहुत सारा कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाती है, जो कि हमको इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। पेरेंट टू प्रोजेनी में हमारा कैरेक्टर पास होता है, तो वो क्रोमेटिड का ही काम है, जो जीन हम लोग बोलते हैं। तो ये है क्रोमेटिड। और इसके जो जिलेटेनियस पार्ट जो भरा है इसके अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो जिलेटेनियस पार्ट है, लिक्विड पार्ट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हुआ पूरा न्यूक्लियस। ठीक है। अब न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पोर होती है ना, ये वाला ये पोर है, ये वाला पोर, ये होता है न्यूक्लियर पोर। जो कि न्यूक्लियर पोर होता है वो इधर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का इधर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। न्यूक्लियर पोर इधर का मटेरियल इधर जाता है, इधर का मटेरियल इधर जाता है। ये ट्रांसपोर्ट का, न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ऊपर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन पे, ये होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से बना होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से बनी होती है। तो सारे अति में इसी तरह से बने रहेंगे। इस तरह से। और ये होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पे राइबोसोम डॉट 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 करके, एक राइबोसोम इस पे अगर अटैच हो इसके मेम्ब्रेन पे, राइबोसोम अटैच हो डॉट डॉट करके, तो इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर डॉट डॉट करके राइबोसोम अटैच हो, इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारा आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पे डॉट डॉट करके राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसको बोलते हैं रफ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो डॉट डॉट करके ये है क्या, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम जो होती है ना वो अटैच के फॉर्म में भी होती है और कुछ सस्पेंडेड जो होती है, ये सस्पेंडेड भी रहता है। ये क्या है? इस पार्ट में, लिक्विड पार्ट में ये सस्पेंडेड रहता है। ये क्या है? राइबोसोम। बिना मेम्ब्रेन के, बिना कवरिंग के राइबोसोम, इसमें कोई कवरिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेन का कोई भी कवरिंग नहीं होता है, ये राइबोसोम है। और ये जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच नहीं है तो इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम अटैच नहीं है। कुछ पार्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बहुत सारा सस्पेंडेड होता है। इसमें डबल वॉल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन वॉल्डेड है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी का सिंथेसिस करता है, एटीपी बनाता है, और करेंसी एटीपी है जो कि हमको एनर्जी देने में काम आता है, इसलिए बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी रहते हैं। गोल्जी बॉडी ये एक नहीं रहता, बहुत सारा रहता है, लेकिन हम लोग दिखाए हैं गोल्जी बॉडी भी बहुत सारा रहेंगे। तो गोल्जी बॉडी भी यहाँ पे अटैच रहेगा। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आएगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और इस तरह से अटैच रहेगा, बहुत सारा रहेगा, पैरेलली अरेंज रहेगा। ये हुआ गोल्जी बॉडी, जो कि कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस भी कह सकते हैं, एपेरेटस, या गोल्जी बॉडी भी कह दीजिए, गोल्जी बॉडी। अगर ये यही गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में हम लोग डिप्टेरोजोम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये है एनिमल सेल। अब देखिए कुछ यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दो अटैच होती हैं परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलरली अटैच होती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। परपेंडिकुलर आपस में दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये भी मेम्ब्रेन बिना मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में हम लोग हेल्प करता है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलता है, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलता है, सेंट्रियोल। कुछ गोल्जी बॉडी के जस्ट बगल में लाइसोसोम रहते हैं। गोल्जी बॉडी के जस्ट बगल में कुछ राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन एंड बाउंडेड, इसको बोलते हैं राइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम। क्या होते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम में जो होती है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत सारे, बहुत प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरी पड़ी रहती है। इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कर दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़ी रहती है, या फिर इसको इसी को डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसके अंदर रहती है। कुछ राउंड स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है, जिसको बोलते हैं पेरोक्सीजोम। कुछ राउंड स्ट्रक्चर गोल गोल होती है, इसको बोलते हैं पेरोक्सीजोम, पेरोक्सीसोम, इसको बोलते हैं पेरोक्सीसोम। एक नहीं बहुत सारा होती है, लेकिन हम लोग एक एक दिखा रहे हैं। पेरोक्सीसोम होती है गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, पेरोक्सीसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब होगा। तो ये हुआ हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि आउटर कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। और ये न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किए थे, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। तो ये हुआ अपना एनिमल सेल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो इसके अंदर जिलेटेनियस सब्सटेंस भरे पड़े हैं, जो जिलेटेनियस मतलब लिक्विड पार्ट भरे हैं, इसके अंदर लिक्विड पार्ट भरे हैं, उसको बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड पार्ट जो भी भरे हैं इसको बोलते हैं साइटोसोल। ये लिक्विड पार्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल। यहाँ बोलते हैं साइटोसोल, साइटोसोल और साइटोसोल। और ये साइटोसोल इसको बोलते हैं। और यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, यानी कि जिलेटिनियस साइटोसोल प्लस इसमें सस्पेंडेड जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है सस्पेंडेड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सोसोम, तो इसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंडेड एपेटाइटिस यानी कि सेल ऑर्गेनल। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म जो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गन से मिलकर बनती है। साइटोप्लाज्म जो बोलते हैं, ये जिलेटिनियस पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। साइटोसोल प्लस इसमें जितने भी सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल और सेल ऑर्गेनल दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल मिलाकर बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या क्या आते हैं? साइटोसोल जो जिलेटिनियस मटेरियल है उसको बोलते हैं साइटोसोल, और जो सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रियोल, ये सब सस्पेंडेड के फॉर्म में इसमें डूबे हुए हैं, गड़े हुए, धंसे हुए हैं, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। और दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल के स्टडी को बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक लाइन, पहले भी बता देना चाहिए था। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी, साइटो मतलब होता है बॉडी और लॉजी मतलब स्टडी, यानी साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी। तो सेल का स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो और उसके बाद हम लोग दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो डिफरेंस क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, डिफरेंस क्या है? तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल को हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज है। समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो सबसे पहले हम लोग हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ऐसे बना लेते हैं। ये हुआ प्लांट सेल का एक आउटर, ये अभी दिखला रहे हैं। और जहां जहां पे गैप है, जहां जहां पे गैप है, कुछ भी नहीं है, होल है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये रहा हमारा सेल वाल। सेल वाल के अंदर में हमारा रहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर में रहती है। ये हुआ हरा वाला, जो ब्लू वाला दिखा रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और ये ब्रेक होती है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है। जहां पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल वाल भी नहीं होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें ब्रेक होती है, ब्रेक करके होती है। ये हुआ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू कलर से। ये सेल मेम्ब्रेन है। और जहां जहां पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है, होल है, आउटर से इनर होल जैसा है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये रहा सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये सबसे बाहर में क्या है? सेल वाल। क्या है? सेल वाल। सेल वाल, सेल वाल होती है, प्राइमरी होती है। सेल वाल दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, और एक होती है सेकेंडरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल जो होती है कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ करती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। सेकेंडरी वाल सेल वाल जो होती है डेड होती है, सेकेंडरी सेल वाल जो होती है डेड होती है, इसमें कोई लिविंग का रिस्पॉन्स नहीं होता है। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जहां पे सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इसको बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, सेल टू सेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इधर का साइटोप्लाज्म या जो भी मटेरियल्स है, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने का एक मीडियम है,
ये जो गैप है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और जो बाहर होती है सेल, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, जैसे ये है सेल, एक और इधर सेल है, तो दूसरे एक सेल और दूसरे सेल की तरफ मिडी लेमिला होती है। क्या होती है? मिडी लेमिला। ये हम लोग जो बना रहे हैं आउटर कवरिंग, जो इसको बोलते हैं मिडी लेमिला। ये सबसे एक सेल से दूसरे सेल के बीच में होती है, समझ गया? एक सेल से दूसरे सेल के बीच में यहाँ पे भी गैप रहेगा। ये क्या होता है? मिडी लेमिला, इसको बोलते हैं मिडी लेमिला। जैसे इधर भी एक सेल है, जैसे आपको अगर करना है तो इधर भी एक सेल स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर इधर भी है, ले लीजिए। सेल का मिडी लेमिला है, सेल का स्ट्रक्चर इधर भी है। आप ऐसे ही डिसाइड कीजिए कि सेल का स्ट्रक्चर इधर भी है। इसको बोलते हैं रेड कलर वाले को मिडी लेमिला, मिडी लेमिला, मिडी लेमिला, इसको बोलते हैं मिडी लेमिला। तो ये हुआ जहां जहां पे गैप है, जहां जहां पे गैप है, बाहर से अगर देखेंगे ना तो पोर की जैसा, होल की जैसा दिखाई देगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्ट करता है और साइटोप्लाज्म भी एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट करती है, इसेंशियल मटेरियल मूवमेंट करती है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वाल दो तरह की, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्राइमरी सेल वाल जो कि कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, सेकेंडरी सेल वाल जो कि डेड होती है, और ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर होती है, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वाल होती है, और सेल वाल के जस्ट बाहर और दूसरे प्लांट सेल के बीच वाली होती है, वो होती है मिडी लेमिला। अब आते हैं अंदर स्ट्रक्चर के, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होती है ना वो थोड़ा साइड में होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा साइड में होता है। न्यूक्लियस एक साइड में होता है, प्रेजेंट होता है। और क्यों होता है उसका रीजन हम बताएंगे कि क्यों साइड में क्यों होता है। न्यूक्लियस हमारा साइड में प्रेजेंट होता है। ये रहा न्यूक्लियस। और क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल जो है ना बहुत सबसे लार्जेस्ट 90 से 92% सेंट्रल वैक्यूल इसका कवर कर लेता है। ये वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल है, वो 90 से 92% ये स्पेस कवर कर लेता है। ये वैक्यूल है। ये क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है 92% एरिया कवर कर लेता है। वैक्यूल्स सबसे लार्जेस्ट है। ये है न्यूक्लियस। क्या है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और इसमें भी एक डेंस पार्टिकल होता है, इसमें भी डेंस होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो एक्टिव राइबोसोम बनाता है। इसमें बहुत सारा थ्रेड लाइक क्रोमेटिड भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं क्रोमेटिड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इसमें भी बोल देते हैं क्रोमेटिड। और इसमें भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मिथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जिसपे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर करके रहेगा। ये रहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच हो, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच हो तो उसको भी बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अटैच हो उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमको प्रोटीन का सिंथेसिस करवाती है मेनली।
और ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे कोई भी राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं है। ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होती है ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे रेटिकुलम जो है ना सस्पेंडेड के फॉर्म में भी रहता है। रेटिकुलम जो है वो वाई शेप का सस्पेंडेड के फॉर्म में भी रहता है। ये भी है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है यहाँ पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ होती है लाइसोसोम, जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी भी कुछ यहाँ पे होती है। गोल्जी बॉडी पैरेलली अरेंज रहती हैं एक दूसरे से। ये है गोल्जी बॉडी, जिसको प्लांट सेल में हम लोग डिप्टायोजोम भी बोलते हैं। ये क्या है गोल्जी बॉडी है। क्या है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को हम लोग प्लांट में क्या बोलते हैं डिप्टायोजोम, डिप्टायोसोम भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में डिप्टायोसोम भी बोलते हैं। कुछ इसके जस्ट बगल में लाइसोसोम भी रहते हैं। जस्ट बगल में सिंगल में लाइसोसोम भी रहते हैं, लाइसोसोम। और जगह जगह पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जगह जगह पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जगह जगह। इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कुछ राउंड स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। राउंडेड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे लाइसोसोम तो हम लोग का हो गया राइबोसोम। और बहुत सारा कुछ सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है, ये होती है राइबोसोम। राइबोसोम। तो यहाँ भी वही होता है कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक क्या होती है साइटोप्लाज्म होती है। और साइटोप्लाज्म में क्या होती है, जो इसके अंदर सस्पेंडेड लिक्विड जेलेटिनियस पार्ट है, लिक्विड है, उसको बोलते हैं साइटोसोल। प्लस इसमें सस्पेंडेड जितने भी सस्पेंडेड सेल ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, डिप्टायोसोम, न्यूक्लियस, प्लस सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियस नहीं इंक्लूड है, न्यूक्लियस को छोड़कर, यहां से यहां तक साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस को छोड़कर। और इसके बीच में जो भी है, न्यूक्लियस के बीच में जो जिलेटिनियस व्हाइट मटेरियल है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें और क्या क्या, और एक कोई भी स्ट्रक्चर अगर छूटा है इसमें तो देख लेते हैं कि क्या क्या और कोई भी यूनिट छूटा है या नहीं छूटा है। सारा हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर इन्वेलप, सारा हो गया है। मिडिल लेमिला, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। एक चीज और छूटी हुई है यहाँ पे, क्या मेन चीज छूटा हुआ है कि एक यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, सबसे मेन चीज क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है क्लोरोप्लास्ट, क्या है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल के भोजन बनाने का ऑर्गन है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होती है प्लांट सेल में, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। और ये होती है लीफ के अंदर, जहाँ पे किचन हाउस होता है, प्लांट भी बोलते हैं लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा बन गया, इस पे स्पेस और चाहिए था, तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल।
एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम लोग डिफरेंस पहला प्राप्त कर लेते हैं कि क्या होता है। इधर लिख लेते हैं प्लांट सेल और इधर लिख लेते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में पहला डिफरेंस क्या है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल्स। इसमें लार्ज वैक्यूल्स होती है। इसमें किसी तरह का वैक्यूल्स अगर प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन अगर होगा भी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स। इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। तीसरी बात कि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रियोल यहाँ पे नहीं होता है। चौथी बात कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे रहती है, जबकि एनिमल सेल में कोई किसी तरह का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस। तो आज हम लोग इतना ही पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।